अस्सलाम वालेकुम, मैं मुशाहिद हुसैन और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं फ़याज़ महमूद साहब। आज एक बार फिर हम बात करेंगे घरेलू मुलाज़मीन और ख़ासतौर पर लड़कियों पर तशद्दुद के मामले पे। ना सिर्फ तशद्दुद बल्कि मज़ीद इस तरह के खौफनाक इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं, जिसमें हमने सिंध हाई कोर्ट से और उसके अलावा इस्लामाबाद से फ़याज़ भाई भी रिपोर्ट करते रहते हैं। फ़याज़ भाई, आज एक अजीब-ओ-गरीब केस आपने भी रिपोर्ट किया, मीडिया की ज़ीनत भी बना रहा। सिद्रा, जिसकी उम्र 18 साल थी, इस्लामाबाद में उसको एक जॉब पे रखा था, लेकिन उसके बाद फिर जो ड्रामाई कहानी आज अदालत के सामने आई, वो क्या थी? नाज़रीन एक तो ये भी जानना चाहते हैं, दूसरा जो घरेलू मुलाज़मीन जिनकी उम्र कम होती है, उसके ऊपर कानून बनाया गया है पूरे पाकिस्तान में, उन पर अमल-दरामद क्यों नहीं हो रहा? ये भी ज़रा बताइएगा कि अदालत को क्या बताया जाता है इस मामले में? शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा अहम नौयत का एक केस सामने आया है। बड़ा इम्पोर्टेंट केस भी है और इसमें हम सब के लिए कुछ सबक भी है। ये बच्ची है जी, 18 साल इसकी उम्र है और इसकी का नाम है सिदरा। ये पीडब्ल्यूडी का इलाका है इस्लामाबाद का। वहाँ पर एक घर पे मुलाजमत करती थी, जॉब करती थी, या आप कह लीजिए घर की मुलाजमा थी। अपनी फूफो के साथ रह रही थी और बकौल इसकी फूफो के मैं उसको जब घर वापस लेकर आ रही थी, जब यहाँ पर ये काम करती थी, तो कुछ लोग आए नामालूम और उन्होंने इसको ज़बरदस्ती उठाया और ले गए। अब उसके बाद इस लड़की का कोई पता नहीं चला, यानी कि ये गई है छठे महीने में, 2023 का जो छठा महीना है, उस महीने में लापता हुई, गायब हुई और उसके बाद इसका कोई खैर खबर नहीं थी कि कहाँ पर है। ज़ाहिर है पेरेंट्स ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस से कोई जो है कोशिश शुरू कर दी। उसके बाद लेकिन इसका जो मुकदमा है वो दर्ज नहीं हुआ। अब वकील साहब ये कहते हैं कि हम 22A में चले गए और उसके बाद मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन उसके बावजूद लड़की की तलाश जारी रही और लड़की लापता रही और लड़की नाम नहीं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई और वहां पर भी कोई पेशरफ सामने नहीं आई। लेकिन लास्ट हियरिंग पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने एक ऑर्डर पास कर दिया, एसएचओ को समन किया और कहा कि अगर आइंदा जो समात होगी, यानी कि आज जो समात हुई है, उस हियरिंग पे लड़की अगर बरामद ना की गई तो फिर एसएसपी साहब खुद आ जाए, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो उसका फायदा ये हुआ कि आज लड़की को बरामद कर लिया गया और जो बाजियाब करवाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश कर दी गई। तब पेरेंट्स भी आए और उस लड़की के जो अहल खाना है वो भी पहुंचे और उनको यही खुशी थी कि चले उनकी बच्ची वापस आ गई है और उम्मीद इसके साथ आए कि आज वो बच्ची उनको मिल जाएगी। इस दौरान अभी तक पेरेंट्स के साथ बच्ची की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई और कोर्ट में पेश कर दिया गया। अब हुआ ये, पुलिस से पूछा गया कि हाँ जी ये लड़की कहाँ से मिली है, तो उन्होंने बताया कि ये लड़की इधर इस्लामाबाद में ही जो एक झुग्गियां है, एक इलाका है गार्डन टाउन गालबन, वहां पर झुग्गियों से ये मिली है और वहां पर इसने पनाह ली हुई थी। तो फिर अदालत ने पूछा कि इस लड़की की क्या शादी हुई है, और उस पे पुलिस ने कहा कि जी इसकी किसी अपने करीबी रिश्तेदार के साथ शादी हुई थी, लेकिन अब ये उस लड़के के साथ भी रहना नहीं चाहती। अब जब मैंने इस बात की बाद में खोज लगाई, मुझे मालूम ये हुआ कि शाहिद भाई इसमें भी एक मामला था। ये अपनी फूफो के घर रहती थी और उसके बाद इसने अपने कज़न के साथ शादी कर ली थी। इस बात से इसको घर वालों ने डाँटा डपटा कि भई ये तुमने क्या काम किया है? तुमने हमें पूछे बगैर ही निकाह कर लिया है। तो उसके बाद इसी डाँट से वो नाराज़ होकर वो घर छोड़कर चली गई। बकौल लड़की के वो कहती है कि जी अब जब फिर उसके बाद रोस्तम पर लड़की को बुला लिया, अदालत ने कहा कि भई आप बेटा आप आगे आओ, आप बताओ कि आप कहाँ पर थी? तो उसने कहा जी मैं नाराज़ होकर चली गई थी, मुझे लोग डाँटा था, उसके बाद मैं जिस शख्स ने मुझे पनाह दी मैं उसके पास चली गई। तो अदालत ने कहा कि अब आप शादीशुदा हो? तो उसने कहा जी मैं शादीशुदा नहीं हूँ, निकाह हुआ था लेकिन मैं अब उसके साथ ही नहीं रहना चाहती, मैं उससे भी तलाक चाहती हूँ। तो अदालत ने पूछा कि फिर अब आप कहाँ रहना चाहती हैं? तो उसने कहा जी मैं उन्हीं झुग्गियों में जिस शख्स ने मुझे पहले पनाह दी, जिसने भी दी, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो अदालत ने कहा कि इस तरह तो फिर हम आपको किसी गैर के साथ नहीं रहने की इजाज़त दे सकते। तो फिर अदालत ने उस लड़की को दारुल अमान में शिफ्ट कर दिया और पुलिस को अहकामात जारी किए कि इस लड़की की वालिदा की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की जाए। अब लड़की जो है उसको दारुल अमान में शिफ्ट कर दिया गया है। अब मामला यहाँ पर यह है शाहिद भाई के ये जो उम्र होती है 18 साल या 17 साल, 16-17 साल, ये बड़ी इमेच्योर सी उम्र होती है, बड़ी कच्ची सी उम्र होती है। अब इस लड़की को नहीं पता ये जिंदगी के किन जो मेलों में पड़ गई है और क्या खेल खेल रही है। इसको इस बात का एहसास आज तो नहीं है, लेकिन शायद कुछ अर्से बाद जरूर एहसास हो जाएगा
कि जिसने भी अपने पेरेंट्स को कभी कोई दुख दिया, वो कभी उससे खुशी पाई नहीं। अब देखिए, सोचिए कि अगर पेरेंट्स ने कुछ कह भी दिया, तो क्या उन पेरेंट्स का कोई हक नहीं बनता? 18 साल आपकी उम्र है, उन्हीं पेरेंट्स ने आपको उम्र भर पाला, आप बड़ी हुई, आपकी खिदमत की, आपको पनाह दी, आज वो बुरे हो गए। लेकिन वो जिसने आपको चंद दिन के लिए झुग्गी में पनाह दी, वो आपको बड़ा अहम हो गया। क्यों भाई? वो आपके कैसे अहम हो गया? तो अब ये देखिए कि हमारे यहाँ आज के जो बच्चे हैं, वो किस तरह या किस रास्ते पर निकल पड़े हैं, और उसके बाद जब कोई मतलब ये अनहोनी हो जाती है, तो फिर हमें कहा जाता है आप इस पे बात ना करें, ये विक्टिम ब्लेमिंग होगी। भाई क्या विक्टिम ब्लेमिंग होगी? हम अच्छा, किसी को समझा भी नहीं जब ये सकते। समाप्त हो गई जब ये समाप्त हो गई थी, तो उसके बाद फिर बाहर आपकी क्या बात हुई? बच्ची से क्या बात हुई और उनके वकील क्या कहते हैं? देखिए, बच्ची से तो कोई बात नहीं की। बच्ची जो है वो पुलिस के कस्टडी में थी, फीमेल जो पुलिस एहलकार वो भी साथ थे, और उसके बाद वो लेकर वहां से रवाना हो गए। वकील साहब से हमारी जरूर बात हुई, और वकील ने कहा कि देखिए, ये जो लड़की है, वो ज़ाहिर है पेरेंट्स के वकील थे, उन्होंने कहा कि अब लड़की ने क्योंकि रोस्टम पर आके खुद से स्टेटमेंट दे दी है कि मैंने किसी के साथ भी नहीं रहना, बल्कि मैंने उधर ही जाना है जहां पर मैं रह रही थी। अब वकील साहब हुँ। तो इसमें ज़ाहिर कुछ और शक्कों को शुबहात भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि किसी ऐसा ना हो कि किसी लीगल काम में ना इन्वॉल्व हो गई हो लड़की। ज़ाहिर है नौजवान है, लड़की है, तो इस बात से भी वो शकों को शुबहात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल कोर्ट ने इससे ये किया कि जो है उस लड़की को दारुल अमान भेज दिया। अच्छी बात ये हुई है कि वहां पर उसकी काउंसलिंग होगी। ज़ाहिर है हो सकता है उसको ब्रेन वॉश किया गया हो, उसको क्या कहा हो, क्या नहीं कहा गया हो। अब हो सकता है कि पेरेंट्स अगली दरखास्त दें कि हमारी बेटी के साथ मुलाकात भी करवाई जाए, और मुलाकात भी हो जाएगी, और उसके बाद पेरेंट्स उसको आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जब दुआ ज़हरा का केस हुआ, शुरू में जब वो आते थे, तो वो एक ही स्टेटमेंट देती थी कि मुझे तो ज़हीर के साथ जाना है। लेकिन जब वो दारुल अमान में या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रही, तो आहिस्ता-आहिस्ता उसका माइंड जो है वो क्लियर हुआ, उसने सोचा, उसे मौका मिला समझने का, तो वो भी अपने पेरेंट्स के पास वापस चली गई। तो अभी हम इसमें भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ माँ-बाप से ज़्यादा कोई सेफ जगह हो ही नहीं सकती। शायद भाई जितनी आपको मोहब्बत, प्यार, पनाह सब कुछ वहाँ से मिलता है, वो कोई शख्स नहीं आपको दे सकता। ये बात लड़कियाँ अपने पल्ले बाँध लें। अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ नहीं ना दे सकते, तो फिर आपको कोई कुछ नहीं दे सकता, और ये आप समझिए कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। लेकिन अल्लाह ताला खैर करेगा। मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा मुकदमा है इस्लामाबाद की हदूद में, कि जिसने हिला के रख दिया कि एक लड़की झुग्गियों में जाती है और वो कहती है मैंने झुग्गियों में रहना है, जिससे मेरा निकाह हुआ उससे मैंने तलाक लेनी है। तो इस मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, देखना चाहिए कि पीछे क्या चल रहा है, क्या पकड़ है, हमारी बच्चियां सेफ भी हैं या नहीं, कि उनको कौन इस तरह कर रहा है कि वो लड़की जाती है वहां पर रहती है और उसके बाद कहती है मैंने तो उनके साथ है। तो ये वो चीजें हैं जो देखने वाली हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं कह रहा था कि चाइल्ड लेबर के हवाले से, खासतौर पर जिस तरह बच्चियों के हवाले से, उसमें यहाँ पे सिंध में भी कोई अमलदारी नहीं हो रही, यानी कि कानून बनाए जाते हैं, उस पे कोई फॉलो नहीं करता। इसी तरह लाहौर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर केसेज़ आते रहते हैं। फिर इसी तरह तशद्दुद का शिकार भी होती हैं बच्चियाँ, उसके बाद फिर केसेज़ भी चलते हैं। कुछ अरसे तक जो है वो ड्रामाई आप सीन टीवी पर देखते रहते हैं ना, लेकिन उसके बाद तो कोई खात्मा का कोई पेशरफ्त नहीं होती। यानी कि आज भी जब हम बात कर रहे हैं, पिछले दिनों आपने देखा जब भी एक रिज़वाना का केस था, तो कुछ अरसे के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे आज चाइल्ड लेबर खत्म हो गई, लेकिन वही सब कुछ चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। शायद भाई बिल्कुल आपने ठीक कहा। पाकिस्तान में कानून तो बन जाता है, कवानीन बनाए भी जाते हैं, और बड़े जोरों शोर से बनाए जाते हैं, तशहीर भी की जाती है, और न जाने उसपे कितना ज्यादा पैसा भी खर्च किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इम्प्लीमेंट भी किया जाता है? उसका जवाब यकीनन नहीं है। जैसे ये एक मुकदमा नहीं है। 2016 में हमने खबर दी थी कि तैयबा टॉर्चर केस हुआ, इतना वो हाइप पकड़ी उस केस में, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक हो गया, उसको मोटो तक हुए, उसमें न जाने क्या क्या कुछ हुआ, सजाएं हुई। लेकिन उसके बावजूद आप देख लें एक और सिविल जज के घर बच्ची का केस सामने आ जाता है मुबैना तौर पे। इसी तरह जो सिंध में सखर में आपने देखा वो पीर के घर पे क्या हुआ। अभी ये एक लड़की आ गई 18 जी। साल, इसकी उम्र बताई जा रही है, यकीनन कम होगी, 18 साल नहीं होगी इसकी उम्र, मैं आपको बता दूं। तो इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से लोगों को शय मिलती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ सजा और जजा, जैसे हमने उस दिन एक सऊदी अरब वाली खबर की थी जिसमें हमने बताया था कि भाई उन्होंने दय्यत का भी एक ऑप्शन था, फी सबिलिल्लाह माफी का भी ऑप्शन था, और साथ ही साथ सजा का भी ऑप्शन था। तो सजा दी गई और सबके सामने दी गई, और जब सजा दी गई अब आइंदा कोई भी वहां पे ऐसा ही इस किस्म का क्राइम करते हुए सोचेगा। तो अगर यहाँ पर भी जो कानून बना के उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे जब तक, तो ये केसेस सामने आते रहेंगे, और यूं ही हमारी बच्चियां जो है अल्लाह ना करे यूं लोगों के हाथों में इस्तेमाल होती रहेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बेहतर ये है कि कानून बनाएं और उनको इम्प्लीमेंट भी करें, तब ही कोई फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं है।
बिल्कुल फ़ियाज़ भाई, एक चीज़ है कि आज एक केस चल रहा था सिंध हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो आज नए नए बनाया गया है मकाम। सिंध में एक कानून बनाया गया था 2013 में। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपने तशद्दुद किया तो वो वायलेंस में शुमार होगा। अगर आपने बीवी से ऊँची आवाज़ में ही बात कर ली तो तब भी ये वायलेंस में शुमार होगा। यानी कि बीवी आपके ऊपर केस कर सकती है। कानून बनाया गया था 2013 में, आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मतलब अगर ये बात बीवियों को पता चल जाए तो कितना उनके लिए मज़े की बात है कि वो पुलिस वाले को फ़ोन करेंगी और अपने शौहर को उठवा सकती हैं। अब मामला ये है कि वो खातून कहती हैं जो दरख्वास्त गुज़ार थी कि ना हमारे तफ्तीशी अफ़सर को इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता नहीं है और तो और जज को भी नहीं पता होता कि ये केस चलाना कैसे है। मतलब तशद्दुद नहीं हुआ, ऊँची आवाज़ में खाली बात कर ली मियाँ ने, तो उसको पकड़वा सकती है, अंदर करवा सकती है, लेकिन उसको ट्रायल कैसे करना है, वो उसका हमारे जजेस को भी नहीं पता। यही तो मसला है शायद भाई कि हमारे यहाँ अब सूरत ये बन चुकी है कि आधा केस तो आपका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना वो खराब कर देता है। एक दफा बल्कि मैं जज साहब के पास बैठा था तो मैंने उनसे एक सवाल कर दिया जो आम लोगों का सवाल होता है। मैंने कहा सर एक मुझे ये बात बताएं, मैं ये पब्लिक का सवाल आपके सामने रख रहा हूँ और सवाल ये है कि आप लोगों के ऊपर एलिगेशन लगता है कि जी आप लोगों को आप जानते होते हैं कि इस बंदे ने गुनाह किया, आप छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा बात सुनो, बात ये नहीं है छोड़ने की, हमने फॉलो करना है जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने पड़ा हुआ है या एविडेंस हमारे सामने पड़ा है। तो उसने कहा जी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है आधे से ज्यादा केस को वो खराब करके ले आता है। अब जब हम उस केस को पढ़ते हैं तो जो चेन ऑफ एविडेंस बननी होती है वो डॉट जो है वो कनेक्ट ही नहीं आपस में हो रहे होते, यानी कि उनका आपस में कोई मिलना जुलना ही होता। तो फिर उसमें होता क्या है, उसमें होता ही है जनाब के फिर हमारी मजबूरी बन जाती है, हम कानून से बाहर जा नहीं सकते, डॉक्यूमेंट से बाहर जा नहीं सकते, तो फिर मुसलमान को उसका फायदा हो जाता है, तो फिर नजला हम पे गिरता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, इनको बड़े अच्छे लेवल पे इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। मैंने डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का ट्रायल पूरा कवर किया है शाहिद भाई, उसमें पाकिस्तानी एफआईए भी इन्वेस्टिगेट किया था और जो बरतानी पुलिस है उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया था। आप यकीन मानेंगे जब बरतानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को खड़ा किया गया विटनेस बॉक्स में और उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन का वक्त आया, जो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उसको वकीलों ने खंगाल के रख दिया। इतनी चीजें निकाली, इतनी, जबकि बरतानी जो ऑफिसर खड़ा था, आप यकीन कीजिए सिंगल उससे सवाल नहीं हो पा रहा था इनसे कि भाई इसका क्या यहां से इसने निकाला। वो जो बात होती उसने एक एक चीज रिकॉर्ड पे रखी हुई थी। मतलब उसने सीसीटीवी फुटेज से लेके जो छुरी जो चाकू कहाँ से खरीदा गया था, जो ईंट मारी गई थी उसका जो फॉरेंसिक हुआ था, ना जाने उसने कोई डॉट कोई मिसिंग पॉइंट छोड़ा ही नहीं। जब मिसिंग पॉइंट छोड़ा नहीं तब उस पर कोई क्रॉस एग्जामिन नहीं हो रहा था। और उसके बाद ड्यूरिंग जब क्रॉस एग्जामिन बल्कि वकील ने कहा कि थोड़ा ब्रेक कर लेते, तो उसने कहा यार ये ब्रेक क्या होती है, मैं विटनेस बॉक्स में खड़ा हूं तो मैं कहूंगा कि पहले आप मेरे पे कंप्लीट करें जो आपने क्रॉस एग्जामिन करना है, ताकि मेरा जेन भी इधर उधर ना जाए और आपका जेन इधर उधर भी ना जाए। तो मतलब हमारे लोगों को, हमारे ऑफिसर्स को सीखने की जरूरत है और अगर ये उनसे सीखेंगे, अच्छा इन्वेस्टिगेट करेंगे और दिल से करेंगे। पहले क्या होता था, हम सुनते आए कि जो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब इनके पास कोई केस आता था तो ये उस केस को अपनी प्रॉपर्टी लेकर चलते थे। मतलब अगर वो ऑफिसर जीत जाता था ना कोई केस, सजा करवा के आता था, तो वो मुबारकबादें वसूल करता था कि यार तुम केस जीत आए हो, बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने इतना अच्छा इन्वेस्टिगेट किया। वो अब कल्चर ही खत्म होकर रह गया थाने कचहरी में। अब पुलिस वालों की इस बात की फिक्र ही नहीं होती कि यार ये केस तुम्हारा है, मैं हार जाऊंगा। अब तो वो कहते हैं यार मुद्दई हार गया तो क्या करे भाई। अब ये उन्होंने अपने, हालांकि पहले ये इनके लिए ऑनर की बात होती थी कि ये जो भी केस है वो इनके लिए ऑनर की बात होती थी कि यार वो केस जीत के आया है, फला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अब तक 50 केसेस जीत चुका है, वो इतना अच्छा इन्वेस्टिगेट करता है कि उसकी अदालत केस को खत्म नहीं कर सकती। तो ये वो चीजें हैं जो अभी भी हमारे लोगों को सीखने की जरूरत है और केस को अपना केस समझ के चलने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, बेहतरीन बात के साथ भी आपका बहुत शुक्रिया। वही वाली बात, कानून बना हुआ है, अमल दरामद अगर होगा तो मामला भी बेहतर हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।